1994 में यूएसए में एक नया टमाटर आया था जिसका नाम था फ्लेवर सेवर। क्या है कि टमाटोज हाईली पेरिशेबल होते हैं, इसीलिए जनरली टमाटोज को जब वो कच्चे होते हैं तभी तोड़ लिया जाता है ताकि ट्रांजिट में और शेल्फ लाइफ उनकी बड़ी रहे और वो जब तक पके तब तक उनको कंज्यूम किया जा सके। मगर इस बीच में जब कच्चे में उनको तोड़ लिया जाता है तो उनका टेस्ट वो नहीं रहता जो होना चाहिए, और अगर उनको पूरा पकने के बाद तोड़ा जाएगा तो वो उतना लंबे टाइम तक चलेंगे नहीं और ट्रांसपोर्ट में ही खराब हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलिफोर्निया की कैलजीन नाम की एक कंपनी ने ऐसे टमेटोज डेवलप किए जो पकने के बाद सड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लेते थे। ये फंगस रेजिस्टेंट भी थे और ज्यादा विस्कस थे। कैलजीन ने टमाटर के डीएनए में 2 नए जीन्स ऐड किए। एक का काम था टमाटर को सड़ने से रोकना और दूसरे का काम था फंगल इन्फेक्शन से बचाना, जिसका मतलब है कि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम क्रॉप थी। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हैं। पूरे वर्ल्ड के टोटल एग्रीकल्चरल एरिया में 12% जीएम क्रॉप्स उगाई जाती हैं। कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जीएम कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन, ब्रिंजल, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में इंप्रूव किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के बाद। मगर इंडिया में एडिबल जीएम क्रॉप्स उतना ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। सिर्फ एक जीएम क्रॉप इंडिया में उगाई जाती है जिसका नाम है बीटी कॉटन। मगर रिसेंटली एक प्रेशर इंडिया पर आ रहा है यूएसए से। क्या है कि यूएसए जीएम सीड्स और जीएम क्रॉप्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इन्होंने हर क्रॉप पर रिसर्च कर करके उसको मॉडिफाई कर डाला है और प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया है। अब बात यह है कि एक तो जो जीएम सीड्स होते हैं वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि एक बार अगर आपने कोई बीज खरीदे, उसके बाद फसल उगाई, फिर उस फसल में से बीज निकालकर आप दोबारा उसे बो नहीं सकते क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन होगा। इसके लिए आपको हर साल हर बार नई फसल करने के लिए उसी कंपनी से वही बीज खरीदने पड़ेंगे और उगाने पड़ेंगे, यानी कि हर साल यूएसए से बीज इंपोर्ट करो। दूसरी तरफ जो फाइनल जीएम प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूएस एक्सपोर्ट करना चाहता है, उनको भी इंडिया में अभी तक फूड सेफ्टी अप्रूवल नहीं मिला है। इंडिया में ये असमंजस है कि जो जीएम क्रॉप्स हैं वो हमारे शरीर पर कोई हानिकारक इफेक्ट्स तो नहीं डालती हैं, और इंडिया ने क्योंकि जीएम क्रॉप्स को अपने अंदर एंट्री नहीं दी है, इसलिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की लॉबी है जो इंडिया के गेट पर खड़ी है, ठकठका रही है कि कब वो हमें अंदर आने दें। इधर जो डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही तबाही मचाई है और इंडिया और यूएसए एक ट्रेड डील क्रैक करना चाहते हैं, उसके अंदर नेगोशिएशन पॉइंट्स में जीएम क्रॉप्स का इंपोर्ट अलाउ करना भी है, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है। तो चलिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम आज की वीडियो में पूरी कहानी समझ ही लेते हैं कि जीएम क्रॉप्स क्या हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स अलाउ होती हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, और क्या यूएसए से ट्रेड डील करके जीएम क्रॉप्स अलाउ करने में हमें कोई परेशानी होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात, आप में से जो भी लोग यंग हैं, अगर उन्होंने किसी भी तरह का लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो प्लीज जाकर एक अच्छा टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। एक बहुत अच्छी लाइफ इंश्योरेंस की डील मैं आपके लिए लेकर आया हूं, पिंड कमेंट में मैंने उसका लिंक दिया है। जितना जल्दी लाइफ में आप इंश्योरेंस लेंगे उतना ये आपको सस्ता पड़ेगा और ये इंश्योर करेगा कि आपकी फैमिली फ्यूचर में सेफ रहे। तो पिंड कमेंट में जो लिंक है उसको एक बार जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है जो हमने अपने स्कूल में बहुत बनाया होगा। इस प्लांट सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस और उसके अंदर होता है डीएनए। डीएनए के अंदर होते हैं अलग अलग जीन्स जो ये डिसाइड करते हैं कि जो आने वाला वंश होगा, आने वाली पीढ़ी होगी, वो किस तरह की दिखेगी, क्या उसका बिहेवियर होगा, क्या उसकी क्वालिटीज होंगी, क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस होंगी। अब साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके इस डीएनए के अंदर छेड़छाड़ करके कुछ मॉडिफाइड सेल्स को डेवलप करके फिर उससे अगर हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं, यानी कि जीएम प्लांट कहते हैं। कई तरह की अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिनको यूज करके हम डिजायर्ड क्वालिटीज किसी प्लांट के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि सड़ने से बचाना, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से बचाना। फॉर एग्जांपल, किसी प्लांट में कुछ जीन ऐड करके उसे ऐसा बना दिया जाए कि वो अपना इंसेक्टिसाइड खुद प्रोड्यूस करे, जिससे कि इंसेक्ट्स को खुद ही मार दे। फर्दर जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज करके कुछ एसेंशियल विटामिन्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं, जैसे किसी प्लांट में ओमेगा 3 की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए। तो आई होप आप मोटा मोटा समझ गए कि जीएम प्लांट्स क्या होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट्स या एनिमल्स के जीन के साथ छेड़छाड़ करना कोई आज की बात है। इंसान के अंदर हमेशा से ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का एक कीड़ा रहा है। ह्यूमंस ने जब से फार्मिंग शुरू की तब से वो अलग अलग मेथड्स यूज करके प्लांट्स को सुपीरियर बनाने के लिए उनके जीन सीक्वेंस में मॉडिफिकेशन करते आए हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। गेहूं जो था यानी कि वीट, वो फर्टाइल क्रिसेंट जो मिडिल ईस्ट का एक एरिया है, वहां पर एक वाइल्ड ग्रास थी। उस वाइल्ड ग्रास में सेलेक्टिव ब्रीडिंग की, कुछ प्लांट सेलेक्ट किए गए, फिर उनको इंटरमिक्स करवाया गया। एक अच्छे प्लांट को दूसरे अच्छे प्लांट से फ्यूज करवाया गया, जिससे
इंप्रूव करते 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 एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिव क्रॉप बनी जिसे हम आज खाते हैं। 1875 में राई, हिंदी वाला राई नहीं, इंग्लिश वाला राई, राई वीट फैमिली का एक ग्रास है जिसे जानवर खाते हैं। ये बहुत ही तेजी से उगता है। इस राई की वीट के साथ में क्रॉस पॉलिनेशन करवाई गई जिससे ऐसा वीट उगा जो बहुत तेजी से ग्रो करता है। इन्हीं क्रॉस पॉलिनेशंस को यूज करके बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स डेवलप किए गए हैं, जैसे कि ड्वार्फिंग यानी कि छोटी हाइट में ही फसल पैदावार देना शुरू कर दे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाए। और ये क्रॉस पॉलिनेशन हम काफी पहले सीख चुके थे, मगर इसके कई सारे लिमिटेशंस थी। क्रॉस पॉलिनेशन एक ही स्पीसीज के 2 प्लांट्स में ही करवाया जा सकता है और इसके थ्रू मनचाहे ट्रेड्स हम डेवलप नहीं कर सकते। ये सारी लिमिटेशंस खत्म हो गई जब ह्यूमंस को डीएनए के साथ छेड़छाड़ करना आ गया। पिछली 1 सेंचुरीज में कुछ बड़ी डिस्कवरीज हुई जिसने ह्यूमंस को एनेबल किया ये करने के लिए। सबसे पहले 1907 में डिस्कवर हुआ एक बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस। ये बैक्टीरिया प्लांट्स में ट्यूमर्स कॉज करता है। एग्रोबैक्टीरिया एक नेचुरल प्लांट पैरासाइट है। ये क्या करता है, ये जिस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है उस सेल के डीएनए में ये अपने जीन्स इंसर्ट कर देता है, जिससे होता यह है कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल बन जाती हैं जो अपने आप ग्रो करने लग जाती हैं और वो धीरे धीरे बढ़ के एक ट्यूमर बना ले। उस समय दुनिया को ये एग्रोबैक्टीरिया सरदर्द लगता था, मगर उनको ये नहीं पता था कि 100 साल बाद ये बैक्टीरिया कितने काम आने वाला है, क्योंकि इसकी एक एबिलिटी थी कि ये प्लांट सेल के डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। अब इसकी डिस्कवरी के लंबे टाइम तक कुछ नहीं हुआ। 1970 में हैमिल्टन स्मिथ की लैब ने ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर किए जो डीएनए को स्पेसिफिक जगह से काट के कुछ जीन्स को अलग कर सकते थे। इससे 2-3 साल पहले ऐसे डीएनए लाइगेज एंजाइम्स डिस्कवर हो चुके थे जो डीएनए को ज्वाइन कर सकते थे। अब साइंटिस्ट के पास में काफी सारे टूल्स आ गए थे। उनको डीएनए को तोड़ना पता था, डीएनए को जोड़ना पता था, और उनके पास एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसके ऊपर किसी जीन को अगर बिठा दिया जाए तो वो जीन वो जाके प्लांट सेल के डीएनए में इंसर्ट कर सकता था। तो सबसे पहला अर्ली मेथड जीएम क्रॉप्स बनाने का यही था, एग्रोबैक्टीरिया। 1983 में किसी एक प्लांट से एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन पकड़ के निकाला गया, उसको इस एग्रोबैक्टीरिया में डाला गया और इस एग्रोबैक्टीरिया को टबैको सेल्स की प्लांट में इन्फेक्ट करवा दिया गया, जिससे इसने ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन टबैको सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया। इन सेल्स को लैब में प्लेट्स में ग्रो करके इससे एक प्लांट बनाया गया जो प्लांट टबैको का था और ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट था। एग्रोबैक्टीरिया मेथड जीएम सीड्स बनाने के लिए आज भी बहुत पॉपुलर है। अब ये मेथड इफेक्टिव था सिर्फ डाइकोटिलिडेनस प्लांट्स में। डाइकॉट प्लांट्स वो होते हैं जिनके एक साथ 2 पत्तियां उगती, फॉर एग्जांपल आलू, टमाटर, टोबैको। अब मोनोकॉटिलिडेनस या मोनोकॉट प्लांट्स जिनमें एक बार में एक पत्ती उगती है, जैसे कि वीट, मेज, इन सब क्रॉप्स में ये मेथड इतना सक्सेसफुल नहीं था। इनके लिए एक दूसरा मेथड यूज किया जाता है जो बाद में डेवलप हुआ मगर ज्यादा पॉपुलर है। इसे बोलते हैं बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन मेथड। जो जीन आपको किसी प्लांट में इंसर्ट करना है उस जीन को टाइनी गोल्ड या फिर टंगस्टन पार्टिकल्स के ऊपर चिपका दिया जाता है और ये गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स हाई प्रेशर में प्लांट सेल के अंदर फायर किए जाते हैं। फायर करने से ये उसके न्यूक्लियस में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उसके डीएनए में ये जीन इंसर्ट हो जाता है। ये जीन गन वाला मेथड वीट और मेज जैसी मोनोकॉट क्रॉप्स के लिए बहुत पॉपुलर है जहां पे एग्रोबैक्टीरिया काम नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ नए पैटेंटेड जीन एडिटिंग टूल्स हैं जो प्रिसाइजली जीन को ऑल्टर करते हैं, जैसे क्रिस्पर या फिर टैलेन। जितने भी बीटी नाम के जीएम क्रॉप्स हैं वो सब इसी मेथड से बनाए गए हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि बीटी क्या होता है। अब इन सारे मेथड्स को यूज करके 3 टाइप के मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। पहला है ट्रांसजेनिक, यानी कि किसी प्लांट स्पीशीज में किसी दूसरी स्पीशीज का जीन डाला जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट में किसी बैक्टीरिया का जीन डाल दिया जाए, या फिर उसको भी ट्रांसजेनिक बोलेंगे, जैसे कि किसी फूड ग्रेन के अंदर किसी वेजिटेबल का ग्रेन डाल दिया जाए या फिर किसी फूड ग्रेन में फ्रूट का ग्रेन डाल दिया जाए। दूसरा मेथड है सिसजेनिक, यानी कि किसी एक स्पीशीज में उसी की स्पीशीज के दूसरे प्लांट का जीन डाल दिया जाए, जैसे कि वीट में मेज का जीन डाल दिया जाए। तीसरा मेथड है सबजेनिक, यानी कि किसी प्लांट में कुछ जीन डालना ही नहीं है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम कॉजिंग जीन्स हटा दिए जाएं। अब ग्लोबल सिनेरियो ये है कि वर्ल्ड में लगभग 30 ही कंट्रीज हैं जो किसी भी तरह की जीएम क्रॉप को उगाती हैं और 2019 के डेटा के हिसाब से वर्ल्ड का 91% जीएम क्रॉप प्रोडक्शन केवल 5 कंट्रीज करती हैं। ये 5 कंट्रीज हैं यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा और इंडिया। कल्टीवेटेड एरिया के हिसाब से इंडिया टॉप 5 में फीचर करता है, मगर इंडिया सिर्फ एक जीएम क्रॉप उगाता है जो कि है बीटी कॉटन। जो भी एडिबल जीएम क्रॉप्स हैं वो इंडिया ने अभी तक अप्रूव नहीं किए हैं और कॉटन क्योंकि हम कंज्यूम नहीं करते हैं डायरेक्टली, इसीलिए शायद वो अप्रूव्ड है। इनफैक्ट इंडिया में जितना भी कॉटन उगता है उसका 94% बीटी कॉटन है। पहले कॉटन में बॉल वर्म नाम के कीड़े बहुत लगा करते थे जो कॉटन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। अब बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो 200 से ज्यादा डिफरेंट बीटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है
जो अलग अलग इंसेक्ट्स पे काम करते हैं। अब बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है उसको इस बैक्टीरिया से निकाला गया और कॉटन प्लांट की सेल्स के अंदर डाल दिया गया और उससे कॉटन प्रोड्यूस कर दिया गया, उससे बीज बनाए गए। ये बीटी टॉक्सिन जीन काफी सारे क्रॉप्स को बनाने में यूज किया गया है, जैसे कि बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, बीटी मेज, जो इंडिया में तो नहीं मगर बाहर बहुत पॉपुलर है। बीटी कॉटन का प्रोडक्शन यूएसए में 1993 में स्टार्ट हुआ और 2002 में यूएस कंपनी मोंसैंटो और माहिको का एक जॉइंट वेंचर बना जो इंडिया में बीटी कॉटन को लेकर आया। और ये नए सीड्स इतने सक्सेसफुल हुए कि 2002 से लेकर 2014 के बीच में 193% इंक्रीज हुआ कॉटन प्रोडक्शन में, क्योंकि बॉल वर्म्स लगना बंद हो गए थे। और 2011-12 में इंडिया कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। अब ये बात तो समझ में आ गई कि बीटी कॉटन अच्छा है, मगर इसमें कैच ये है कि इंडिया के किसानों को हर साल फसल उगाने के लिए इस कंपनी से बीज खरीद के उगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। किसान अपनी फसल में से कॉटन के बीजों को रीयूज नहीं कर सकते। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि लीगली तो नहीं कर सकते, मगर कौन रोकेगा किसानों को अगर वो बीज यूज कर भी ले तो ऐसा है दोस्तों कि ये बीज बनाने में भी कंपनीज बहुत दिमाग लगाती हैं। ये जो बीज हैं वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं और इन बीजों के जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, उनके जो बीज आते हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो उतने फर्टाइल नहीं होते और उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं करते। इसलिए फार्मर्स को हर साल जबरदस्ती बीटी कॉटन के सीड्स एक ही कंपनी से खरीदने पड़ते हैं। अब क्योंकि ये रेगुलेटेड है, किसानों को भी फायदा होता है और उनका जो खर्चा होता है उससे कहीं ज्यादा कंपनसेशन उन्हें मिल जाता है हाई प्रोड्यूस के कारण। इसलिए अभी तक ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। अब बीटी कॉटन के अलावा बीटी ब्रिंजल को भी इंडिया में 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने एनवायरमेंटल रिलीज का अप्रूवल दे दिया था, मगर काफी सारा साइंटिफिक और एग्रीकल्चरल अपोजिशन हुआ, जिस कारण ये इफेक्ट में नहीं आया। अभी कुछ स्टेट्स में बीटी ब्रिंजल के ट्रायल्स परमिट किए गए हैं। रिसेंटली 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जीएम मस्टर्ड डेवलप किया गया, जिसको भी जीईएसी का अप्रूवल मिल चुका है। अब चलिए इस जीएम क्रॉप के इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं। इंडिया में एक एक्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो ये गवर्न करता है कि जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अब पब्लिक और साइंटिफिक कम्युनिटी जीएम क्रॉप्स के ऊपर एकदम डिवाइडेड है। पब्लिक का कहना है कि जीएम क्रॉप्स अच्छी नहीं है और साइंटिफिक कम्युनिटी ये मानती है कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट आएगा। एक तरफ जहां साइंटिफिक कम्युनिटी ये कहती है कि हम ऐसे बीज बना सकते हैं जो इंसेक्ट से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, उन पे कोई बीमारी नहीं लगेगी, वो बहुत ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जल्दी खराब नहीं होगी फसल, तो दूसरी तरफ पब्लिक सेंटिमेंट और लोगों का ये कहना है कि जीएम क्रॉप्स का हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके क्या होंगे ये अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, क्या पता कुछ कैंसर कॉजिंग इफेक्ट्स हो जाएं, क्योंकि हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सुपर वीड्स बन सकते हैं अगर जीएम क्रॉप्स को रेगुलरली यूज करते रहे हम तो। मगर मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि फार्मर्स अगर जीएम क्रॉप्स यूज करना चालू करेंगे तो वो कुछ फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर वो फॉरेन कंपनीज बीज नहीं देती हैं तो फार्मर्स क्या उगाएंगे, और वो अपने मन माने दाम भी उनसे वसूलेंगी और हर साल फसल उगाने के लिए उसी कंपनी से फार्मर को बीज लेना पड़ेगा। ये इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि आप जीएम क्रॉप्स को लेकर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएं, एक फ्रेमवर्क बनाएं जिससे जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल मिल सके। अब दूसरी तरफ यूएसए भी काफी टाइम से इंडिया पर प्रेशर बना रहा है कि आप जीएम सीड्स ना लें तो हमारे जीएम प्रोडक्ट्स यूज कर लीजिए, आप हमारा मेज, हमारा पोटैटो ले लीजिए जो जीएम टेक्नोलॉजी से उगाया गया है। हालांकि इंडिया ने कुछ जीएम प्रोडक्ट्स के लिए रिसेप्टिवनेस दिखाई है, पर्टिकुलरली एनिमल्स को फीड करने के लिए जो क्रॉप्स हैं उनको वो इंपोर्ट करने की सहमति जता रहे हैं। मगर इंडिया का अभी तक स्टैंड ये है कि उन्होंने जीएम क्रॉप्स को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली मना कर रखा है। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने जुलाई 2025 में ये हिंट किया था कि इंडिया और यूएसए बहुत क्लोज हैं एक डील सील करने के लिए और उसमें जीएम क्रॉप्स का इंपोर्ट अलाउ करना भी शामिल होगा। मगर इंडिया और यूएसए के बीच में वो डील है अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार हार्ड डेडलाइंस इंडिया को दे रहे हैं ताकि इंडियन नेगोशिएटर्स को सोचने का मौका नहीं मिले और वो मजबूरी में जीएम क्रॉप्स के इंपोर्ट को अलाउ कर दें। मगर इंडिया ने भी अपना फर्म स्टैंस बना के रखा है। उन्होंने कहा ट्रेड डील नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मगर हम अपने पॉइंट से पीछे नहीं हटेंगे। जून 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर इंडिया का एक क्रिटिकल सेक्टर है और ये ट्रेड डील में नॉन नेगोशिएबल है। इंडिया ने यूएसए के ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए भी मना कर दिया है जिसमें जीएम क्रॉप्स को एनिमल्स को खिलाया जाता है।
तो भाई कंक्लूजन ये है कि जीएम क्रॉप्स के बेनिफिट्स अभी एकदम क्लियर नहीं है, उतनी रिसर्च नहीं हुई है, तो हमें ये पता नहीं है कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। और इनके बेनिफिट्स तो हमें साफ नजर आ रहे हैं, मगर इनके नुकसान हमें नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ यूएसए का प्रेशर इंडिया के लिए एक टफ सिचुएशन है, एक बैलेंस्ड डिप्लोमेसी की बहुत जरूरत है यहाँ पर। और मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया को जीएम क्रॉप्स डेवलप करनी ही है तो इन हाउस अपने रिसर्च सेंटर्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में डेवलप की जाए और अपने सीड्स गवर्नमेंट के माध्यम से लोगों को दिए जाएं फार्मर्स को, ताकि उन पर एक कॉस्ट का बर्डन ना पड़े। खैर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अ बिग शाउट आउट टू उमंग, जिन्होंने हमारे कम्युनिटी पेज पर इस टॉपिक का आइडिया पोस्ट किया था। आपके दिमाग में भी कोई इंटरेस्टिंग आइडिया हो जिस पर आपको लगे कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो टीसीसी के कम्युनिटी पेज पर आप जाकर पोस्ट कर सकते हैं। पिंड कमेंट में मैंने एक लिंक दिया है जहां पर जाकर आप एक अच्छा टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं चाहता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।